हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक में एमसीक्यू सीरीज चल रहा है और एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 16वां होने वाला है। ठीक, तो ये लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। इसके पहले 15 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। 15 लेक्चर में हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिया है अभी तक। ठीक, तो अब ये जो 16वें नंबर का आपका एमसीक्यू होने वाला है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज जो संचारी नहीं होता, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसके एमसीक्यू को देखने वाले हैं। इससे पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, और अगर अभी तक आपने बैच परचेज नहीं किया तो आप बैच अगर परचेज करना चाह रहे हैं तो उसको का भी लिंक आपको ऐप में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बैच ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। पहला एमसीक्यू हमारा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून एनसीडी। ठीक, तो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में इसमें से कौन सा एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक, यानी ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका अस्थमा, दूसरा है रिमेटाइड अर्थराइटिस, तीसरा है टाइप 2 डायबिटीज या मधुमेह, और सीओपीडी। ठीक का यानी सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले इसका आंसर दीजिए तो बताते हैं। जल्दी से बताइए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून एनसीडी, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक, अस्थमा भी आपका कम्युनिकेबल है, टाइप 2 डायबिटीज भी आपका कम्युनिकेबल है, और सीओपीडी भी आपका कम्युनिकेबल है। ठीक, ठीक, ऑटो इम्यून एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, तो ऑटो इम्यून में इसमें क्या आता है आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक, रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है आपका ऑटो इम्यून में आता है। अब आपका इसमें था सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रोनिक क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज। ठीक, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, सॉरी वो से होगा आपका ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ये आपका हो गया। ठीक, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है ये आपका हो जाता है सीओपीडी का फुल फॉर्म। और ऑटो इम्यून जो डिजीज, अगर आपसे ऑटो इम्यून डिजीज पूछा जा रहा है तो आपका जो ऑटो इम्यून डिजीज होगा वो कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज होगा, ये आपका होगा रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक, अस्थमा आपका जो है कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाता है, टाइप 2 मधुमेह आपका ऑटो इम्यून नहीं है, और सीओपीडी भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेन ऑर्गन अफेक्ट बाय द सिरोसिस। ठीक, सिरोसिस से प्रभावित मुख्य अंग क्या है, यानी सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है, मतलब बीमारी होती है सिरोसिस। ठीक, तो आपका जो सिरोसिस होता है उससे प्रभावित आपका मुख्य अंग कौन सा है, हृदय, फेफड़ा, यकृत या गुर्दा। ठीक, यानी हार्ट है, लंग है, लीवर है या किडनी है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सिरोसिस से प्रभावित आपका कौन सा अंग है। ठीक, सिरोसिस मेन व्हाट इज द मेन ऑर्गन अफेक्ट बाय द सिरोसिस, यानी सिरोसिस से प्रभावित मेन अंग आपका कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हार्ट, लंग, लीवर, किडनी। ठीक, तो आपने एक बीमारी सुनी होगी लीवर, उसके बाद सिरोसिस। ठीक, लीवर सिरोसिस जो होता है, तो सिरोसिस जो है ये लीवर की एक डिजीज होती है। ठीक, आगे बढ़े तीसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ऑस्टियोपोरोसिस के मुख्य रिस्क फैक्टर क्या है, यानी ऐसा कौन सी चीज है जिससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है, कम कैल्शियम का सेवन, धूम्रपान, शरीर गतिविधि का अभाव, उपरोक्त सभी। यानी लो कैल्शियम इंटेक हो गया, स्मोकिंग हो गया, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गया, या ऑल ऑफ द अबव हो गया। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज द मेन रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मेन रिस्क फैक्टर आपका क्या होने वाला है। रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि किस कंडीशन की वजह से,
कौन सा ऐसा कंडीशन होने वाला है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। लो कैल्शियम इंटेक, स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मुख्य जोखिम का कारण क्या है या रिस्क फैक्टर कौन सा जिसकी वजह से चांस बढ़ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। ठीक, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये आपका एक बोन यानी आपके हड्डी का जो है एक डिजीज है। ठीक, तो ये आपके किसकी वजह से होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, तो आपका जो ये हड्डी से रिलेटेड है तो ये आपका कैल्शियम कम अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उससे भी होगा। ठीक, धूम्रपान करेंगे तो आपके पूरे शरीर पे अफेक्ट करता है। ठीक, शारीरिक गतिविधि के कमी यानी अगर आप एक्टिव नहीं है फिजिकली रूप से, दिन भर बिस्तर में पड़े रहते हैं तो उससे भी हो सकता है। ठीक, और उपरोक्त सभी, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन को छांटना सीखिए। इसके बाद आता है व्हिच कोलेस्ट्रॉल टाइप आप कंसीडर बैड। ठीक, यानी किस प्रकार के कोलेस्ट्रॉल खराब माना जाता है। ठीक, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल किसको माना जाता है, एचडीएल को माना जाता है, एलडीएल को माना जाता है, बीएलडीएल को माना जाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को माना जाता है। ठीक, तो आपका हाई डेंसिटी ल्यूकोप्रोटीन या लो डेंसिटी ल्यूकोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी ल्यूकोप्रोटीन किसको माना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। व्हिच कोलेस्ट्रॉल टाइप इज कंसीडर्ड बैड, किसको आप खराब कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। देखिए एचडीएल जो होता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक, एक ऑप्शन आपका छट गया। अब आप बताइए एलडीएल, वीएलडीएल या टोटल कोलेस्ट्रॉल। ठीक, कुल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल जिसको बोला जाता है वो कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो एलडीएल जो होता है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक, इसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। ठीक, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्लियर है ना, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और एलडीएल जो होता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आगे बढ़े। व्हिच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई यूरिक एसिड लेवल। ठीक, किस स्थिति में उच्च यूरिक एसिड का स्तर होता है, यानी आपका जो यूरिक एसिड होता है उसका लेवल किस स्थिति में बढ़ा होता है। ठीक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, गाउट या ल्यूप्स। ठीक, तो इसमें से कौन सा व्हिच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई यूरिक एसिड लेवल, किस स्थिति में उच्च यूरिक एसिड का स्तर होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका जो गाउट होता है, गाउट डिजीज होती है, उसमें आपका जो यूरिक लेवल होता है वो हाई होता है। ठीक, आगे बढ़े। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक जो होता है उसका सबसे कॉमन सिम्टम क्या है, गंभीर सिर दर्द होना, शरीर के एक तरफ सुन्नता का या कमजोरी होना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सीवियर हेडेक, नंबनेस और वीकनिंग ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि स्ट्रोक का आपका सिम्टम्स क्या है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। तो स्ट्रोक होता क्या है। ठीक, यानी इसको स्ट्रोक को एक और वर्ड कहा जाता है, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, अभी आंसर बता रहे हैं। स्ट्रोक को क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ठीक, यानी कहीं पे भी अगर आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई ठीक इंटरप्ट है, ठीक रुका हुआ है,
तो उसी को स्ट्रोक कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी एक हिस्से में या किसी एक पार्ट में आपका अगर ब्लड सप्लाई रुका हुआ है तो उसी को स्ट्रोक कहते हैं। अब इसमें से आपका कौन सा सही है आप बताइए। ठीक, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो इसका लक्षण है क्या, सिर दर्द होगा, शरीर की तरफ सुन्नता होगी, सीने में दर्द होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। ठीक, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, डैमेज टू द ब्रेन फ्रॉम इंटरप्टेड इट्स ब्लड सप्लाई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, नंबनेस और वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। ठीक, आगे बढ़े। Which is most significant environmental risk factor for the lung cancer। ठीक, देखिए 297 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। इससे पहले हम लोगों ने 300 क्वेश्चन, समझ लीजिए 300 पहुंचने वाले 300 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं। ठीक, तो आप लोगों ने अगर इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं 15 नंबर तक, ठीक है, 1 से लेके 15 तक अगर नहीं देखा तो उसको पहले देख आइए, उसके बाद ही इसको देखिए। और अगर आपको थ्योरी क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आप बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक, आरंभ बैच हम लोगों का चल रहा है सीनेट के लिए। ठीक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप बैच परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। फेफड़े के कैंसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जोखिम का कारण है, यानी सबसे महत्वपूर्ण ऐसा कौन सा इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर है जो कि आपके फेफड़े के कैंसर के लिए, धूम्रपान है, वायु प्रदूषण है, रेडान एक्सपोजर है, या व्यवसायिक खतरे हैं। ठीक, ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, रेडान एक्सपोजर है, यानी आपका मान लीजिए इसमें रेडिएशन। ठीक है, अगर ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब हो गया आपकी इंडस्ट्री से जो इंडस्ट्रियल जो दिक्कतें हैं उसमें। ठीक, एयर पोल्यूशन हो गया, स्मोकिंग, यानी इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है वो हो गया। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका फेफड़े के कैंसर के लिए पर्यावरणीय जोखिम कौन सा है। पर्यावरणीय जोखिम कौन सा है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर द लंग कैंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सारे सही हो सकते हैं। ठीक है, आपका धूम्रपान भी हो सकता है, इसमें वायु प्रदूषण भी हो सकता है, रेडान एक्सपोजर भी हो सकता है, व्यवसाय सारे के कारण आपके फेफड़े का कैंसर होता है। लेकिन आपका मेन रूप से जो होता है वो किसके कारण होता है, आपका धूम्रपान के कारण होता है। ठीक, तो आपका धूम्रपान ऑप्शन इसमें सबसे ज्यादा सही है। ठीक, वायु प्रदूषण से होता है लेकिन इतना नहीं होता है। ठीक, वायु प्रदूषण से अगर सबसे ज्यादा होता तो लगभग हर दूसरे तीसरे लोगों को हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा है। ठीक, रेडान एक्सपोजर में इतने लोग आते ही नहीं, व्यवसाय खतरे में उतने लोग आते ही नहीं है। ठीक, तो सबसे ज्यादा किससे है, धूम्रपान से। आगे बढ़े। अगर हुईच लाइफ स्टाइल फैक्टर हैज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंशन। तो टाइप 2 मधुमेह की रोकथाम किस जीवन शैली कारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो नियमित यानी टाइप 2 के अगर रोकथाम करनी है, यानी आपको डायबिटीज, ठीक, यानी डायबिटीज या मधुमेह की अगर आपको रोकथाम करनी है तो उसके लिए आपको जो है कौन कौन से लाइफ स्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, आपने जीवन शैली में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक, जीवन शैली में कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एडुकेट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अवॉइड अल्कोहल। ठीक, तो कौन सा होगा, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन, या शराब से बचना। कौन सा लाइफ स्टाइल चेंजेस आपको करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। Which lifestyle factor had the greatest impact on type 2 डायबिटीज प्रिवेंशन। यानी टाइप 2 मधुमेह को रोकने के लिए किस जीवन शैली में आपको चेंज करना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जल्दी से कमेंट करके बताया कीजिए आप। एडुकेट स्लीप, ठीक, स्ट्रेस मैनेजमेंट और अवॉइड अल्कोहल।
तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आपको लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना पड़ेगा टाइप 2 डायबिटीज को रोकने के लिए। सबसे जरूरी है बिस्तर में दिन भर ना पड़े रहना, ठीक, यानी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक, चाहे आपका डायबिटीज हो या कोई भी रोग हो, ठीक, आपको रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना होता है, ठीक, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़े। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक, यानी क्रोनिक रीनल डिजीज कह लीजिए, क्रोनिक किडनी डिजीज कह लीजिए, उसका आपका जो है डायग्नोस्टिक मार्कर ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज क्या है, ठीक, इसको क्रोनिक रीनल डिजीज भी कहते हैं, ठीक, क्रोनिक रीनल डिजीज भी कहा जाता है, ठीक, यानी रीनल कहिए, ठीक, रीनल सिस्टम आप कहिए या, ठीक, रीनल, ठीक, रीनल किडनी, तो क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक रीनल डिजीज, ठीक, क्रोनिक जो भी है इसके लिए नैदानिक मार्कर क्या है, डायग्नोस्टिक मार्कर क्या है, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ा है तो आपको सीकेडी है, ठीक, रिड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक, यानी जीएफआर जो है वो अगर आपका कम हुआ है तो आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है, या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो है, ठीक, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, या अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा हुआ है तो है। तो क्रोनिक किडनी डिजीज क्या है, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर द क्रोनिक किडनी डिजीज, सीकेडी के लिए आपका डायग्नोस्टिक मार्कर क्या है, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ, एलिवेटेड हो ब्लड शुगर, या रिड्यूस हो जीएफआर, ठीक, इसके बाद में आपका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर या इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, तो इसमें से जो है इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल आपके सीकेडी का कारण तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, रिड्यूस यानी पहला जो लास्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ना, यानी आपका एचबी जो है, आपका एचबी नॉर्मल कितना होता है पहले ही बताइए, ठीक, हीमोग्लोबिन जो होता है आपकी एचबी जो होती है उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, एचबी हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, ठीक, तो फीमेल में जो होता है आपका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 11 से 12, ठीक, नॉर्मल वैल्यू इतनी होनी चाहिए 11 से 12, ठीक, mg/dl। इससे बाद में मेल में कितना होना चाहिए, 12 से 13। चलिए आगे बढ़िए, mg/dl ही होगा, इसको कमेंट में करके थोड़ा का सही कीजिए, तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि mg ही होता है, ठीक, तो इसका हो गया, लेकिन अब इसका आंसर बताइए कि क्रोनिक किडनी रोग के लिए नैदानिक मार्कर क्या है, उच्च रक्त शर्करा, कम ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर, या उच्च रक्तचाप, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से सीकेडी का कौन सा मेन है, तो सीकेडी इसमें देखिए इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, आपका हाई बीपी से भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन जीएफआर है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये आपका किडनी से ही रिलेटेड है, ठीक, तो इसमें जो है सीकेडी कम ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर जो होता है, जीएफआर जो होता है, ये आपका जो है इसका जो है किसका डायग्नोस्टिक मार्कर होता है, आपके सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज का, ठीक, व्हिच इज नॉट ए टिपिकल सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक, कौन सा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी हाइपो मतलब देखिए दो वर्ड होता है, ये है हाइपो, हाइपो, ठीक, और एक आपका होता है हाइपर, एक है हाइपर, ठीक, तो ये दो वर्ड आपको मिलेगा, एक हाइपर मिलेगा एक हाइपो मिलेगा, ठीक, तो हाइपर का मतलब क्या होता है और हाइपो का मतलब, दोनों का मतलब क्या क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताइए, चलिए इन दोनों का मतलब बताइए, हाइपो का क्या मतलब होता है और हाइपर का क्या मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है कोई भी चीज बढ़ जाना, ठीक, यानी अगर बढ़ गया है तो उसको कहेंगे हाइपर, ठीक,
और हाइपो का मतलब कम रहना, ठीक, घट जाना या कम हो जाना, ठीक। तो हाइपो जैसे आपका क्या हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ठीक। तो मतलब कि आपका थायराइड लेवल जो है वो घट गया। अगर हाइपर थायराइडिज्म हो गया मतलब आपका थायराइड लेवल बढ़ गया है, ठीक। और ऐसे ही होता है आपका हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक। यानी आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हाइपर टेंशन, अगर घट गया तो हाइपोटेंशन, ठीक। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। तो हाइपो और हाइपर, ठीक, ये दो वर्ड होते हैं, ठीक। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, हाइपो हाइपर, ठीक। तो ये हो गया। अब आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, व्हिच इज नॉट ए टिपिकल सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ठीक। कौन सा हाइपोथायराइडिज्म का एक विशिष्ट लक्षण नहीं है? वजन बढ़ना, शीत असह्यता होना, हृदय गति में वृद्धि होना, थकान होना, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा हाइपोथायराइडिज्म का एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। व्हिच इज नॉट ए टिपिकल सिम्टम ऑफ थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। कौन सा नहीं है ये पूछ रहा, कौन सा है इसको नहीं पूछ रहा। ध्यान दिया कीजिए, नॉट लगा है, ठीक। कौन सा नहीं है। आपका ये ऑप्शन सी सही होने वाला है। आपका फटीग होता, अगर कोई भी चीज आपका कम होगा तो आपको थकान होगी, आपको नींद ज्यादा आएगी, ठीक। आपका चाहे वो आपका हीमोग्लोबिन हो या कुछ भी हो, ठीक। कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक, ये भी होता है, वेट गेन होता है। यानी आपका सी ऑप्शन सही होने वाला है। आगे बढ़े। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ फैट इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क द मोस्ट, ठीक। किस प्रकार का वसा हृदय जोखिम को सबसे अधिक बढ़ाता है? किस प्रकार का वसा हृदय जोखिम को सबसे अधिक बढ़ाता है? सेचुरेटेड फैट, मोनो सेचुरेटेड फैट, मोनो अनसेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा फैट है जो है, व्हाट टाइप ऑफ फैट इंक्रीज द कार्डियोवास्कुलर रिस्क द मोस्ट, ठीक। व्हाट टाइप ऑफ फैट इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क द मोस्ट, किस प्रकार का वसा हृदय जोखिम को सबसे अधिक बढ़ाता है? किस प्रकार का वसा हृदय जोखिम को सबसे अधिक बढ़ाता है? संतृप्त वसा, मोनो अनसेचुरेटेड वसा, ट्रांस वसा, या ओमेगा 3 फैटी एसिड। जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो आपके हृदय रोग के जोखिम को जो सबसे जल्दी बढ़ाता है, यानी रिस्क फैक्टर जो होता है आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क होता है, कौन सा होता है आपका? ट्रांस फैट, ठीक। तो ट्रांस फैट को आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। व्हिच विटामिन डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद रिकेट्स, कि रिकेट्स के साथ कौन सा विटामिन की कमी जुड़ी हुई है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रिकेट्स के साथ में कौन सी विटामिन जुड़ी हुई है। व्हिच विटामिन डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद रिकेट्स, रिकेट्स के साथ कौन सी विटामिन जुड़ी हुई है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक। तो विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी, ठीक। विटामिन डी से क्या होता है आपका? रिकेट्स। विटामिन ए से क्या होता है? एक मिनट, हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जिसको कहते हैं, रतौंधी, ठीक, रतौंधी। और विटामिन B12 से की कमी से क्या होगा आपका? अनेमिया, एनीमिया, ठीक। तो आपका विटामिन सी से क्या होगा? स्कर्वी हो गया। विटामिन डी से रिकेट्स हो गया। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका विटामिन बी की कमी से कौन सा आपका रोग होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। आगे बढ़े। व्हिच डाइटरी कंपोनेंट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद हाइपर टेंशन, देखिए यहाँ पे हाइपर आ गया, ठीक। हाइपर टेंशन, ठीक। साल्ट, शुगर, प्रोटीन, फैट।
कौन सा आहार घटक उच्च रक्तचाप से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? नमक, चीनी, प्रोटीन, वसाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसके घर में बीपी वाले पेशेंट होंगे उसको पता होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बीपी वाले पेशेंट को क्या मना किया जाता है? जिसका हाई बीपी होता है उसको नमक खाने से मना किया जाता है। तो यही आपका हो गया। ठीक, हाइपरटेंशन का मतलब क्या होगा? बीपी इंक्रीज। ठीक, यानी आपका बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक, अगर हाइपो होता, ठीक, हाइपो होता तो आपका क्या होता? बीपी डिक्रीज। ठीक, तो अगर हाइपो और हाइपर, ठीक, ये दो वर्ड होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, कहीं पे आपको हाइपो मिलेगा, कहीं पे आपको हाइपर मिलेगा। ठीक, कहीं पे आपको हाइपर मिल जाएगा, कहीं पे आपको हाइपो मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। आगे बढ़े। अगला है व्हाट इज द लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर एल्जाइमर्स डिजीज। ठीक, तो एल्जाइमर डिजीज जो होता है आपके जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो ये आपका जो है अल्जाइमर रोग के प्रमुख जोखिम यानी रिस्क फैक्टर क्या है? अनुवांशिकी है, आयु है, धूम्रपान है, या खराब आहार है? ठीक, जेनेटिक है, एज है, स्मोकिंग है, या पुअर डाइट है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एल्जाइमर डिजीज का कारण कौन सा है। आपका जेनेटिक्स इसमें भाग लेता है। ठीक, अल्जाइमर डिजीज जो होता है जेनेटिक भाग लेता है, लेकिन मेन कारण ये नहीं होता है। अल्जाइमर डिजीज आपकी आयु पे ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक, तो इसमें आपका जो आयु है वो मेन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। निम्नलिखित में से कौन न्यूरो डिजनरेटिव बीमारी का एक उदाहरण है? मिर्गी, यानी आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन सा? पार्किंसन रोग, माइग्रेशन, स्ट्रोक। ठीक, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड में न्यूरो डिजनरेटिव बीमारी कौन सा है? ठीक, तो ये कमेंट करके बताइए कि न्यूरो डिजनरेटिव इसमें से कौन सा होने वाला है। ठीक, यानी आपका निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरो डिजनरेटिव बीमारी का एक उदाहरण है? ठीक, तो मिर्गी या एपिलेप्सिस आपका नहीं होता है, आपका माइग्रेशन भी नहीं होता है। ठीक, इसके बाद स्ट्रोक भी नहीं होता आपका। जो है पार्किंसन डिजीज जो होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आगे बढ़े। Which condition is the leading cause of blindness in adult worldwide? ठीक, दुनिया भर में वयस्कों में अंधेपन का प्रमुख कारण कौन सी स्थिति है? दुनिया भर में वयस्कों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ड वयस्कों पूछा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो पूछा गया बूढ़े लोगों में, ओल्ड पर्सन में। आपका वयस्कों में पूछा गया। मोतियाबिंद बिंद, ग्लोकोमा, ठीक है, सारे आई के डिजीज हैं। ठीक, धब्बे, अंधापन यानी मैकुलर डिजनरेटिव, ठीक, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होता है आपका डायबिटीज के कारण हो सकता है। तो अगर जिसको भी डायबिटीज होगा वो ध्यान देगा, उसके अगर आंखों में कोई भी दिक्कत होगी, थोड़ा सा भी धुंधलापन दिखाई देगा, तुरंत जाके उसको दिखाएगा डॉक्टर को। ठीक, तो आपका दुनिया भर में वयस्कों में अंधेपन का प्रमुख कारण कौन सी स्थिति है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, तो मोतियाबिंद सबसे ज्यादा जो होता है वो सबसे ज्यादा यही होता है। ठीक, मोतियाबिंद सबसे ज्यादा वयस्कों में होने वाला बीमारी हो गया इस समय। व्हिच हार्मोन इज डेफिशिएंट इन एडिसन्स डिजीज, यानी एडिसन्स रोग में किस हार्मोन की कमी है? ठीक, इंसुलिन की, कार्टिसोल की, थायरॉक्सिन की, या एस्ट्रोजन की? ठीक, कार्टिसोल की है, इंसुलिन की है, एस्ट्रोजन की है, थायरॉक्सिन की है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एडिसन्स डिजीज में कौन सा जो है आपका एडिसन्स रोग में किस हार्मोन की कमी होती है? इंसुलिन की होती है, कार्टिसोल की होती है, थायरॉक्सिन की होती है, या आपकी एस्ट्रोजन की होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इंसुलिन की कमी आपकी किस में होगी? डायबिटीज में होती है। ठीक, यानी डायबिटीज मेलाइटिस में होती है। ठीक, आपका कार्टिसोल जो होता है वो इसमें आपका एडिसन्स रोग में इसकी कमी होती है। कार्टिसोल जो होता है एक हार्मोन होता है, इसकी कमी से आपका जो है कौन सा रोग होता है? एडिसन्स रोग होता है। ठीक, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है व्हिच कैंसर इज मोस्ट प्रिवेंटेबल थ्रू द वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण के माध्यम से कौन से कैंसर को सबसे अधिक रोका जा सकता है। ठीक, कुछ कैंसर के जो है वो टीका आ चुके हैं, जैसे आपका सर्वाइकल कैंसर हो गया। ठीक, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए टीकाकरण के माध्यम से किस कैंसर को सबसे बढ़िया से, सबसे अच्छे से रोका जा सकता है। ठीक, तो सर्वाइकल कैंसर का टीका आ गया है। जितने भी फीमेल हैं वो जाके अपने जो है निजी जिला अस्पताल जो होता है वहां पे सर्वाइकल कैंसर का टीका लगवा सकते हैं। ठीक, 3 डोज शायद लग रही है। 3 डोज की जो कॉस्ट है वो 3,000 के आसपास पड़ने वाली है, लेकिन इससे आपकी जो है जान बच जाएगी। ठीक, तो आप टीकाकरण जो जरूर करवा लीजिए इसका, सर्वाइकल कैंसर का, जितने भी फीमेल हैं। ठीक, तो अब इसमें से कमेंट करके बताइए कौन सा सबसे अधिक रोका जाता है टीकाकरण के माध्यम से, कौन सा कैंसर का टाइप है। ठीक, तो यही सर्वाइकल कैंसर होता है, इसी को टीकाकरण के माध्यम से रोका जाता है। ठीक, आगे बढ़े। Which NCD is associated with the metabolic syndrome? ठीक, कौन सी एनसीडी चयापचय सिंड्रोम से जुड़ा हुआ है। ठीक, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज 2, मधुमेह, हृदय रोग, या इसमें डी ऑप्शन आप जोड़ दीजिए। 1 मिनट। डी आप जोड़ दीजिए क्या? ठीक, आलापदा एवं यानी इनमें से सभी कौन सा? व्हिच एनसीडी इज एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक, तो हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, या आपका जो हो गया कौन सा हो गया? आलापदा एवं। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसमें जो है उच्च रक्तचाप जो है ये भी आपके चयापचय सिंड्रोम यानी आपके मेटाबॉलिक से होता है। ठीक, और आपका टाइप 2 डायबिटीज जो है ये भी मेटाबॉलिक से रिलेटेड होता है। हृदय रोग भी आपका हो जाता है। ठीक, तो इसमें आलापदा एवं जो है वही ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक, आगे बढ़े। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक तीव्र रोध गलन यानी दिल का दौरा जिसको बोलते हैं। ठीक, यानी आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक, यानी इसी को एमआई बोलते हैं। ठीक, इसी को आप हार्ट अटैक बोल सकते हैं। ठीक, हार्ट अटैक बोल सकते हैं, हार्ट फेलियर बोल सकते हैं। ठीक, तो ये सारे जो होते हैं ये लगभग एक ही चीज होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन आपको कॉमन सेंस में समझने के लिए लगभग एक ही चीज होती है। ठीक, तो एक तीव्र जो आपका दिल का दौरा होता है उसका हॉलमार्क लक्षण क्या है, यानी मेन सिम्टम क्या है। ठीक, हॉलमार्क सिम्टम क्या है? चक्कर आना, सांस की तकलीफ होना, गंभीर सीने में दर्द होना, या पैल्पिटेशन होना। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होना। पैल्पिटेशन का मतलब होता है चुभन होना। ठीक, पैल्पिटेशन का जो मतलब होता है वो चुभन होता है। ठीक, चुभन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला। एक तीव्र रोध गलन यानी दिल का दौरा जो है उसका लक्षण क्या होता है? आपका सीने में दर्द होना जो है, तीव्र दर्द होना, यही सबसे ज्यादा बड़ा लक्षण होता है। ठीक, आगे बढ़े। व्हिच कैंसर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द एल्कोहल कंजप्शन, यानी आपके दारू पीने, शराब पीने से जो सबसे ज्यादा कैंसर एसोसिएटेड होता है वो आपका कौन सा है? ठीक, त्वचा रोग है, स्तन कैंसर है, लीवर कैंसर है, या कोलन कैंसर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका कि आपका जो दारू पीने, शराब पीने से सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर एसोसिएटेड है इससे। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा कैंसर शराब के सेवन में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। आराम से आपको पता चल रहा होगा, जो कैंसर, त्वचा का कैंसर होता है रेडिएशन वगैरह के संपर्क में आने से होता है। ठीक, और आपका स्तन कैंसर है, इसके अलग ही कारण होता है। लीवर कैंसर जो होता है ये एल्कोहल कंजप्शन में सबसे ज्यादा जो है होता है। ठीक, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द दिस कंडीशन इज लिंक्ड टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यानी इनमें से कौन सी स्थिति पुरानी सूजन से जुड़ी हुई है। ठीक, अल्जाइमर रोग, मधुमेह, कैंसर, या उपरोक्त सभी। पुरानी सूजन से कौन सी जुड़ी हुई है? ठीक, यानी पुरानी सूजन अगर आपको है तो उसमें आपका अल्जाइमर होगा, डायबिटीज होगा, कैंसर होगा, या अलापदा एबव होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए
कौन सा होता है? व्हिच ऑफ द दिस कंडीशन इज लिंक्ड विद द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन? ठीक, इनमें से कौन सी स्थिति पुरानी सूजन से जुड़ी हुई है? तो इसमें से आपका अल्जाइमर डिजीज में भी पुराना सूजन हो सकता है, डायबिटीज में भी होता है, ठीक, कैंसर में तो होता ही होता है, अब आपका सही है, ठीक, यानी आपका डी ऑप्शन जो है आपका सही होने वाला। तो ऑप्शन छाटना सीखिए धीरे धीरे, ठीक, आगे बढ़े। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस का प्राथमिक उपचार क्या होता है? ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आपका क्या होता है? बोन डिजीज है, ठीक, यानी ये आपके हड्डी से रिलेटेड है। तो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट अकेले व्यायाम करें, यानी केवल एक्सरसाइज या हार्मोनल थेरेपी या दर्द प्रबंधन यानी पेन मैनेजमेंट, ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर ये हड्डी की आपकी बीमारी है तो इसमें आपका प्राथमिक उपचार क्या होगा? कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट, अकेले व्यायाम करना, या हार्मोनल थेरेपी, या दर्द प्रबंधन, ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस का प्राथमिक उपचार क्या है भाइयों और बहनों? इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट, ठीक, आगे बढ़े। कोई भी हड्डी से रिलेटेड होगा उसमें कैल्शियम दिया जाएगा, विटामिन डी सप्लीमेंट दिया जाता है, ठीक, यही दवाई होती है, ठीक, कभी भी आपकी हड्डी उड्डी टूटेगी देख लीजिए, उसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, उसके बाद में आपको पेन का एक मिल जाएगा, ठीक, और अगर इन्फेक्शन की दिक्कत है तो एक एंटीबायोटिक मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़े दोस्तों, 314 नंबर का क्वेश्चन, हृदय स्वास्थ्य के लिए कौन सा आहार अनुशंसित है? ठीक, केटोजेनिक आहार, भूमध्य आहार, उच्च प्रोटीन आहार, या उच्च वसा वाले आहार? कृपया क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और कमेंट जल्दी से कीजिए। Which diet is recommended for the cardiovascular health? यानी आपका किसी भी अगर मतलब अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा आहार आप ज्यादा प्रेफर करेंगे? कीटोजेनिक आहार, भूमध्य आहार, उच्च प्रोटीन आहार, या उच्च वसा वाले आहार? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मध्यम आहार जो होता है वही सबसे अच्छा होता है आपके हृदय ही नहीं आपके पूरे शरीर के लिए, ठीक, यानी मध्यम आहार का मतलब उसमें सारे सप्लीमेंट हो, ठीक, यानी संतुलित भोजन जिसे कहते हैं, संतुलित। ठीक, तो संतुलित आहार जो होता है, बहुत अच्छा लिख दिए। तो ये संतुलित आहार जो होता है तो यही होता है आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार जो होता है यही आपका किसी भी चीज हो, चाहे वो आपके हृदय के लिए हो, ठीक, आपके लीवर के लिए हो, आपके जो है मेटाबॉलिक जो आपके जीआई अपसेट होते हैं, ठीक, डायरिया हो, ठीक, किसी भी चीज पूरे शरीर में अगर आप संतुलित आहार लेंगे यानी सही मात्रा में प्रोटीन लेंगे, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे, सही मात्रा में आप क्या लेंगे, कोई भी चीज लेंगे, ठीक, इसीलिए कहा जाता है बाहर का सामान खाने से क्यों मना किया, क्योंकि उसमें तेल सबसे ज्यादा होता है, ठीक, उसे पता नहीं होता क्या चीज कितना ज्यादा डाल, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप लेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन आप सुबह भी सब्जी चाहिए आपको बढ़िया तेल में भुना हुआ, ठीक, शाम को भी सब्जी चाहिए, कभी आपको साग नहीं चाहिए, ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी दिक्कत है, दाल नहीं चाहिए, सब्जी ही सब्जी चाहिए, तो मसाला आपका ज्यादा संतुलित मात्रा में आप एक टाइम सब्जी खाइए, थोड़ा खाइए, ठीक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, लेकिन आप बाहर जाएंगे चाट चाउमीन ये भी खाएंगे, ठीक, घर पे रहेंगे उसमें भी मसाला वाली सब्जी चाहिए, ठीक, दाल नहीं चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको दिक्कत करेंगी, इसलिए संतुलित आहार चाहिए, नहीं सारी चीजें संतुलित होनी चाहिए, साग होनी चाहिए, ठीक, हर एक चीज विटामिन कैल्शियम हर एक चीज आपको संतुलित मात्रा में आपके भोजन में होना चाहिए। आगे बढ़े। Which test is commonly used to osteoporosis diagnosis? ठीक, यानी ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसके निदान के लिए आमतौर पर कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? एमआरआई, डेक्सा स्कैन, एक्सरे, या सीटी स्कैन? यानी एमआरआई किया जाता है, डेक्सा स्कैन किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है। एमआरआई, सीटी और एक्सरे किया जाता है, लेकिन स्पेशली अगर इसके लिए पूछा है तो डेक्सा स्कैन किया जाएगा, ठीक, किया जाता है, लेकिन इसका स्पेशलिस्ट क्या है? डेक्सा स्कैन, ठीक, हड्डी में कोई भी दिक्कत होगी आपका एक्सरे किया ही जाएगा, लेकिन आपका जो स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है वो क्या किया जाता है आपका
DEXA स्कैन किया जाता है। आगे बढ़े। व्हिच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू बी वर्सनेड, यानी वर्सनेड यानी वर्स्ट जो होता है सबसे खराब जिसको कहते हैं, ठीक, खराब जिसको कहते हैं वही बाय द ओबेसिटी, यानी मोटापे की किस स्थिति को बिगड़ने में सबसे अधिक संभावना है, ठीक, ऑस्टियो आर्थराइटिस होने का, गाउट होने का, उच्च रक्तचाप होने का, या उपरोक्त सभी। यानी मोटापा अगर आपका बढ़ रहा है तो उससे आपको क्या रिस्क ज्यादा है इसमें से, ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी चीज का होने का रिस्क सबसे ज्यादा है। Which condition is most likely worst in by the क्या कहते हैं ओबेसिटी, ठीक, यानी मोटापे से, ठीक। तो आपका अगर मोटापा हो रहा है तो मोटापा मतलब एक नॉर्मल होता है, ठीक, नॉर्मल कैसा होता है, ठीक, मान लो चिंटू है, ठीक, ठीक, तो ये चिंटू है मान लो, मान लो, ठीक, बन गया ना बढ़िया। तो ये चिंटू है, ये हेल्दी है, ठीक, और एक कौन से वाले होते हैं, एक होते हैं, एक मिनट, अरे ठीक, एक ए वाले होते हैं, ये जिनका पेट एकदम अंदर घुसा हुआ होता है, ठीक, एक ए वाले हो जाते हैं। ये चिंटिया हो जाती है, ठीक, चिंटिया ऐसी होती है, बस उनको एकदम पेट नहीं निकलना चाहिए। और एक कौन से वाले होते हैं, एक होते हैं एकदम गोल मटोल, ठीक। तो आपका कौन वाला सही है, ये जो आपका एकदम फिट हो, ठीक, यही सही है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा ज्यादा, ठीक। तो आपका मतलब ये कहने का मतलब क्या है, इसके कहने बताने का मतलब ये है कि आपका फिट होना जरूरी है, ठीक, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पेट निकल गया, बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया तो वो भी नहीं सही है, बहुत ज्यादा पतले होना कि आंधी आए और उड़ जाओ तो वो भी नहीं अच्छा है, ठीक। तो आपका जो है मोटापा बहुत खराब चीज है और इसमें आपका सब चीज होता था, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता था, गाउट होता था, उच्च रक्तचाप भी होता था, उपरोक्त सभी, मतलब ठीक, ठीक। तो ये आपका यही होता है, ठीक। आगे बढ़े। अगला है व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ठीक, यानी अगर आपका हाई बीपी है, ठीक, बीपी आपका ज्यादा है तो उसमें कौन सा ड्रग आपका यूज किया जाएगा। ड्रग का मतलब होता है दवाई, कौन सा यूज किया जाएगा, ठीक, मेडिकल की भाषा में उसको ड्रग यूज किया जाता है, ठीक, नहीं तो आप लोग चरस गांजा वाला समझ लीजिए, ठीक। इंसुलिन, बीटा ब्लॉकर्स, एनसेड और एंटीबायोटिक, ठीक, यानी इंसुलिन यूज किया जाता है, बीटा ब्लॉकर्स यूज किया जाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक, एनसेड का, ठीक, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो कौन सा यूज किया जाता है आपका आमतौर पर इलाज करने के लिए, एनसेड का, ठीक, बीटा ब्लॉकर यूज किया जाता है, इंसुलिन किया जाता है, एनसेड किया जाता है, एंटीबायोटिक किया जाता है। इसमें से आपको एंटीबायोटिक और इंसुलिन ये दो चीज आपको छंट जा रहे हैं। एंटीबायोटिक आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, ठीक, और इंसुलिन आपका किस में किया जाता है, डायबिटीज मेलाइटस में यूज किया जाता है, ठीक, डायबिटीज में किया जाता है। अब दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से बताइए, इसीलिए कहा जाता है छांटना सीखिए। है नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो बीटा ब्लॉकर जो है ये आपका जो होता है ये होता है, ठीक। तो जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर मतलब एक वो होता है कि आप समझ लीजिए अ, कि हमको किससे पढ़ना है, जैसे हमसे नहीं पढ़ना है, इस चैनल पे नहीं पढ़ना किसी, लेकिन आप अस्थायी हो जाइए क्योंकि आपके पास 3-4 महीने बचे हैं। और 3-4 महीने में अगर आप ऐसा करेंगे कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, तो सिलेक्शन भी आपका कहेगा तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ठीक। तो उच्च रक्तचाप के लिए इलाज में आमतौर पर इसीलिए जो है जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अस्थाई जो है रेगुलर जो है लेक्चर देखिए, क्योंकि किसी किसी भी वीडियो पे हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा व्यूज आ रहा है, किसी पे कम आ रहा है, तो रेगुलर देखिए, ठीक।
रेगुलर देखिए। और ये जो आपकी सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज, देखिए 317 एमसीक्यू इसमें कराए जा चुके हैं अभी तक, ठीक। और 317 एमसीक्यू जो आपके टॉपिक है, 15 टॉपिक है आपके क्या इस पे नर्सिंग एप्टीट्यूड पे, ठीक। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो 17 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक में आपको 500 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और इतने से गारंटी लेके मैं कह सकता हूँ 95% क्वेश्चन आपके इसी एमसीक्यू सीरीज से आ जाएगा, ठीक। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आप लोग एक श्योर हो जाइए कि आपको पढ़ना कहाँ है, नहीं तो फिर तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ठीक। तो इसमें बीटा ब्लॉकर्स आपका सही होगा, ठीक। आगे बढ़े। Which part of the brain is most affected in Alzheimer's disease, ठीक। अल्जाइमर्स रोग में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क, हिप्पोक्रैट्स, ब्रेन स्टेम, मेडुला, ठीक। यानी अल्जाइमर्स रोग जो होता है उसमें मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित होता है? सेरिबेरलम होता है, ठीक। हिप्पोक्रैम्स होता है, ब्रेन स्टेम होता है, मेडुला होता है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अल्जाइमर्स रोग में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित होता है? जो आपका हिप्पोक्रैम्स होता है, ठीक। हिप्पोक्रैम्स जो होता है इसमें जो होता है ये आपका अल्जाइमर्स रोग में सबसे अधिक प्रभावित होता है। आगे बढ़े। Which condition is major risk factor for the kidney failure? गुर्दे की विफलता यानी आपकी जो किडनी फेलियर होती है उसमें कौन सी स्थिति एक प्रमुख जोखिम का कारण है, ठीक। कौन सी जो है वो प्रमुख जोखिम का कारण होती है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ऑटो इम्यून रोग या उपरोक्त सभी? निम्न गुर्दे की विफलता का मेन कारण कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गुर्दे की विफलता का सबसे मेन कारण क्या है? ठीक। तो अगर आपको डायबिटीज है तो भी आपका किडनी फेल होने का चांस हो जाता है, हाइपरटेंशन है तो होगा ही, ऑटो इम्यून डिजीज है तो होगा ही, ठीक। उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक। एनसीडी को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है, ठीक। स्क्रीनिंग कार्यक्रम, स्वास्थ्य जीवन शैली विकल्प, दवा का पालन, टीकाकरण। यानी स्क्रीनिंग प्रोग्राम करना या हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइस, ठीक। मेडिकेशन एडहेरेंस या वैक्सीनेशन। जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हिच मेजर मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिव एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है उसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? स्क्रीनिंग कार्यक्रम करना, ठीक। स्वास्थ्य जीवन शैली का विकल्प या दवा का पालन करना है, टीकाकरण करना। सबसे आसान होता है कि आप स्वस्थ जीवन शैली अपना पालन कीजिए तो आपको सही रहेगा, ठीक। आगे बढ़े, आगे क्या बढ़ते हैं, खत्म, ठीक। थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।